नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मन। और आज जो इस तरह से हमारा देश जिस तरह से गर्मी से उबल रहा है उस पे हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो पशुपालक है उसे इस हीट वेव वाले या सीरियस हीट वेव वाले जो रीजन है, खासकर जो हमारा जो मध्य प्रदेश है। वैसे तो लगभग देश के हर हिस्से में गर्मी अपने चरम पर है और लगभग जो इसका पीक समर सीजन बोलते हैं जो कि मई और मध्य जून तक होता है वो अपने चरम पर है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमारे किसान भाई को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे पशु भी सुरक्षित रहे, साथ ही उनका जो उत्पादन है वो भी प्रभावित ना हो। इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मन और मैं वेटनरी सर्जन के रूप में पशु चिकित्सालय में पदस्थ हूँ। साथ ही हम विभिन्न जो हमारे पशुपालकों से जुड़े मुद्दे हैं जो उन्हें वाकई में पता होना चाहिए या मुझे लगता है कि ये जानकारी उन तक पहुंच जानी चाहिए, उसके लिए हम सतत निरंतर प्रयासरत हैं। साथियों वैसे तो गर्मी को 3 सीजन में बांटा जाता है। गर्मी के सीजन को एक तो प्री समर सीजन होता है जो कि आपका मार्च से अप्रैल के शुरू वाले महीने में होता है, जब लगभग लू शुरू होती है या गर्मी का प्रारंभ होता है। वो पीक समर सीजन जो होता है लगभग मई और मध्य जून तक होता है, जिसमें गर्मी अपने चरम पर होती है। वो तीसरा होता है पोस्ट समर सीजन जो कि जून के आखिरी महीने होती है, जब गर्मी अपने आखिरी स्टेज में होती है और मानसूनी हवाओं के चलने की वजह से तापमान में भी गिरावट हमें नजर आती है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिल जाती है। साथियों इस वर्ष पिछले साल से लगभग 3 गुना अधिक हीटवेव देश के अलग अलग हिस्से में चल रही है। और जो ये साल है 2024, तो ये 1901 के बाद में दूसरा ऐसा साल है जब इतनी भीषण गर्मी पड़ी है। और 21 मई को तो जो दिल्ली के पास में नजफगढ़ है वहाँ पे 47.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। और मध्य प्रदेश में लगातार 2-3 दिनों से लगभग 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान का रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो साथियों मेरे किसान भाइयों, जब हम बात करते हैं कि जो भारत का मौसम विभाग है उसके जो डायरेक्टर हैं, महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्रा, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि क्यों इतनी गर्मी हमारे क्षेत्र में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। उसके पीछे उन्होंने 2 तर्क दिए। एक तो अल नीनो प्रभाव वो एक्टिव है, इसकी वजह से प्रशांत महासागर की सतह पर बनने वाली हवा और पानी के पैटर्न में बदलाव हो जाता है और भारत में हिंद महासागर और अरब महासागर की ओर से आने वाली मानसूनी हवाएं कमजोर होती है। इसके वजह से भयानक सूखा या तेज गर्मी पड़ती है। एक तो ये प्रभाव है। दूसरा प्रभाव इन्होंने बताया कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, उनके ऊपर एंटी साइक्लोन सिस्टम एक्टिव है। ये एंटी साइक्लोन सिस्टम क्या होता है, तो जमीन से करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्टिव ये सिस्टम करीब 1000 से 2000 किलोमीटर तक फैला है। और ये एंटी साइक्लोन गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवा को वापस जमीन की ओर धकेलता है। इसकी वजह से देश में कई राज्यों में हमें हीट वेव के दर्शन हो रहे हैं और हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। तो साथियों जब भी किसी क्षेत्र का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो हीट वेव के रूप में वहाँ का क्षेत्र चिन्हित किया जाता है। और 6.4 डिग्री सेल्सियस यदि तापमान वहाँ के रेगुलर तापमान से अधिक हो रहा है तो वहाँ पे हम सीरियस हीट वेव वाली स्थिति कहलाती है। तो इतनी जो सीरियस हीट वेव है जहाँ पे सरकारें गाइडलाइन जारी करती है, जिला मजिस्ट्रेट भी गाइडलाइन जारी करते हैं, साथ ही क्या क्या इम्पेक्ट पड़ते हैं तो हमें पता ही है। सबसे महत्वपूर्ण जो वाटर क्राइसिस है, हम टेलीविज़न जब भी खोलते हैं तो न्यूज़ चैनल देखते हैं तो पता चलता है कि बेंगलुरु में गंभीर जल संकट आ चुका है। राजस्थान के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे गंभीर जल संकट का सामना वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वाटर क्राइसिस हीट वेव की वजह से प्राथमिक रूप से हमें प्रदर्शित होता है। दूसरा होता है फसलों पे इम्पेक्ट, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो निमाड़ क्षेत्र है इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे गर्मी की फसलें भी लगाई जाती है, जैसे मूंग की फसल है, कुछ जगह पर है, कहीं कहीं मिर्ची भी उगाई जा रही है। तो ऐसे जगह पे क्या है कि फसलों का
झुलसना आमतौर पर दिखाई देता है। तो कल या परसों का दैनिक भास्कर शायद आपने उठाया होगा, तो उसमें ये आपको दिखा होगा कि जो पौधे हैं उनकी पत्तियां कुम्हला गई है, मुरझा गई है। हमारा जो गार्डन है उसमें हम देखते हैं कि जो उसकी पत्तियां हैं, पौधों की पत्तियां, वो मुरझा गई है। तो ये इम्पेक्ट भी फसलों पर होता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण इम्पेक्ट होता है पशुओं पे, क्योंकि जैसे गर्मी बढ़ती है तो लैक्टेटिंग एनिमल होते हैं वो स्ट्रेस में आते हैं, जिससे कि उनका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, जिसमें हमने विस्तृत वीडियो पिछले वर्ष में बनाया था कि किस तरह से हम जो गर्मी है उसमें दुग्ध उत्पादन को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि इस बार स्थिति अलग है, हीट वेव की स्थिति है, इसलिए हम आज कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमें हीट वेव को से अपने पशुओं को भी बचाना है, साथ साथ उत्पादन को भी बनाए रखना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हमारा पशु प्रिय जो इस मौसम के प्रति एक्लेमेटाइज नहीं हो पा रहा, तो गंभीर समस्या देखने के लिए मिलती है, जैसे डिहाइड्रेशन और सारी चीज़ें होती है। बाकी बहुत सारी समस्या जो होती है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। इस सीजन में जो हाई रिस्क वाले जो पशु हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो हमें हर पशुपालक को पता होना चाहिए कि कौन कौन से पशु जो गर्मी है उसके लिए प्रोन होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। तो इसमें जो आपके छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, अभी अभी यंग कॉफ या जो छोटे पप्स होते हैं, वो ज़्यादा गर्मी के प्रति सेंसिटिव होते हैं। साथ साथ जो डार्क कलर एनिमल है, जैसे कि आपका बफेलो है, जिनकी त्वचा का रंग घेरा होता है, वो सूर्य की किरणों को ज़्यादा अवशोषित करते हैं और वो भी इस स्थिति के लिए ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। आपके ऐसे पशु जो कि बीमार है या जिन्हें श्वसन संबंधी समस्या है, वो भी हाई रिस्क में ऐसे समय में होते हैं। पिग्स, न्यूली जो सॉफ्ट सीप होते हैं, वो लैक्टेटिंग एनिमल, दूध देने वाली गाय, भैंस, जो भी दूध देने वाले पशु हैं, वो भी गर्मी के इन सीजन में ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। अब हम ऐसे पशु की एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि डॉक्टर साहब हम ऐसे पशु का पहचान कैसे करें, क्योंकि हमारे बाड़े में तो 15 से 20 पशु है। जैसा हमारा डालकाव घोटिया को हम देखें तो यहाँ पे डेयरी एनिमल बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप डार्क कलर एनिमल भी ले लो, बफेलो भी ले लो, साथ साथ हेवी एनिमल भी वहाँ पे ज़्यादा है और लैक्टेटिंग एनिमल भी ज़्यादा है। तो चूँकि मेरा पूरा जो क्षेत्र है वो पूरा दुग्ध उत्पादन वाला क्षेत्र है, जिसमें कि मुझे अक्सर ऐसी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो मेरे पशुपालकों के लिए, मेरे क्षेत्र के पशुपालकों के लिए जहाँ पे भैंस पालन ज़्यादा मात्रा में, तो एक तरह से मैं कहूँ कि अभी हीट वेव वाली स्थिति में सबसे ज़्यादा मोन प्रोन जो रिस्क वाली स्थिति में है, तो हाईली लैक्टेटिंग एनिमल जो ज़्यादा दूध उत्पादन वाले पशु है, खासकर बफेलो है, भैंस है, वो इसमें ज़्यादा रिस्क में रहती है। तो हमें इसे कैसे पहचानना है, तो किस तरह से, तो हमें जब जो गर्मी वाला पशु होगा उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि उनका श्वास दर बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर उनका बढ़ जाएगा। पप्स जो है या डॉग है, उनमें पेंटिंग हमें देखने के लिए मिलेगी, पानी ज़्यादा पिएंगे, साथ साथ इनमें खाना, दाना, पानी ये छोड़ देंगे या कम से कम खाएंगे, खाना कम कर देंगे या लगभग छोड़ देंगे और एकदम सुस्त रूप से हमें बाड़े में नज़र आएंगे। साथ ही साथ इनकी जो नोज़ होती है वो आपको ड्राई नज़र आएगी और डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति हमें देखने के लिए मिलेगी और साथ साथ में सलाइवेशन भी बढ़ जाएगा। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमारे ये पशु गर्मी की चपेट में आ चुका है या ये गर्मी में या इसको हीट स्ट्रोक वाले सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। 4 महत्वपूर्ण कैटेगरी है कि हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए, हमें कब और किस स्थिति में हमें उसको क्या उपचार देना है, ये भी सभी पशु पालकों को जानना बहुत ज़रूरी है। पशुपालकों के साथ साथ जो पेट ओनर है उन्हें भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या स्थिति बनेगी, तब हमें क्या प्राथमिक उपचार करना है और क्या हमें पशु चिकित्सक की सलाह कब लेना है। वैसे तो सारे हेल्पलाइन नंबर सारे स्टेट में जारी हैं, हमारे भी हेल्पलाइन नंबर जारी है, तो उसके हिसाब से काम होता रहता है। लेकिन एक बेसिक जो आइडिया हमें होना चाहिए कि किस तरह से कौन से सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे और उसका क्या प्राथमिक उपचार हम घर पर कर सकते हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे प्राथमिक जो पहली चीज़ होती है सनबर्न वाली स्थिति, जो कि आपको पीक्स में
सूकर में ज़्यादा देखने को लिए मिलेगी। साथ साथ में जो छोटे छोटे सीप के बच्चे होते हैं, भेड़ के बच्चे होते हैं, उसमें ये आपको ज़्यादा सनबर्न वाली स्थिति देखने के लिए मिलेगी, जिसके सिम्टम्स आपको जो लक्षण नज़र आएंगे कि स्किन में रेडनेस नज़र आएगी, जो कि आमतौर पर भी मैं पशु चिकित्सालय में बैठता हूँ तो बहुत केसेस आते हैं कि डॉक्टर साहब ये स्किन पूरी लाल हो रही है उसकी, और छोटी छोटी सी उस पर फुंसियाँ हो रही है। तो इसी समस्या लेके पशुपालक आए दिन अभी 2-3 दिन से आ रहे हैं। तो कुछ ब्लिस्टर और कभी कभार फीवर देखने के लिए भी मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें उनको ठंडे पानी से नहलाना चाहिए, शावर करना चाहिए, और जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ब्लिस्टर बन रही है या फुंसियाँ बन रही है, वहाँ पे हमें उसका उसका ड्रेसिंग करना चाहिए प्रॉपर रेगुलर वे में, तो ठीक हो जाएगा। कभी कभी हमें हीट क्रैम्प्स देखने के लिए मिलते हैं। ये हीट क्रैम्प्स कौन कौन सी जगह देखने को मिलते हैं, जो पिछले पैर हैं, है ना, या पिछले या अगले पैर हैं, या एब्डोमिनल की मसल है, उसमें हमें क्रैम्प्स नज़र आते हैं, अलग से ट्विचिंग नज़र आती है। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हमें एक ही चीज़ करना चाहिए कि हमें पशु को सबसे पहले तो ठंडे एरिया में ले जाना चाहिए, कूल और शेडेड एरिया में ले जाना, छायादार हिस्से में ले जाना चाहिए, और जहाँ भी क्रैम्प्स नज़र आ रहे हैं उस एरिया का बढ़िया से मसाज करना चाहिए, जिससे कि एनिमल रिलैक्स हो और अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाए। तीसरी स्थिति बनती है साथियों एग्जॉशन की। तो हीट एग्जॉशन या स्ट्रेस वाली स्थिति को हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको हैवी स्वेटिंग मिलेगी, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन मिलेगा, उसके मुख से कंटिन्यू सलाइवा का सिक्रीशन, सलाइवा का बहाव स्राव जारी रहेगा। साथ साथ स्किन उनकी पशु की ठंडी रहेगी और एकदम पेल बोल सकते हैं कि फीकी, है ना, जो नॉर्मल स्किन होती है जिसमें कि जो म्यूकोस देखते हैं, म्यूकोसा अपन देखते हैं स्किन का, तो नॉर्मल पिंक कलर का रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको सफ़ेद या पेल रंग का आपको दिखाई देगा, और उसकी नाक है वो सूखी नज़र आएगी। साथ साथ में इसमें जो श्वसन दर है वो भी बड़ी नज़र आएगी। तो हमें स्पष्ट नज़र आ जाएगा ये कहीं ना कहीं हीट स्ट्रेस का, हीट एग्जॉशन का ये शिकार ये पशु हमारा हो चुका है। हो सकता है कि इस स्थिति में उसका तापमान नॉर्मल भी बना रहे, लेकिन यदि हमको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे तो वो डेफिनेटली वो हीट स्ट्रोक का या हीट एग्जॉशन का वो हीट स्ट्रेस वाला सिम्टम्स नज़र आ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है कि एनिमल को शेड वाले छायादार वाले एरिया में ले जाना है, ठंडे क्षेत्र में ले जाना है। साथ साथ यदि हम कूलर लगाना चाहे तो कूलर भी लगा सकते हैं, या पंखे, स्प्रिंकलर, आजकल कई पशुपालक अपने बाड़े में स्प्रिंकलर लगा देते हैं, पानी का, ठंडे पानी की जो उनके पशुओं के ऊपर बौछार होती रहती है, ऐसी व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। और पीने की पानी की अवेलेबिलिटी पशुओं के लिए लगभग दिन में 4 बार हम कर सकते हैं, तो हम ऐसी स्थिति से बच सकते हैं। आखिरी और महत्वपूर्ण जो सीरियस कंडीशन होती है वो होती है हीट स्ट्रोक की होती है। तो मेरे पशुपालक भाइयों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लैक्टेटिंग एनिमल है वो बहुत ही ज़्यादा हीट स्ट्रोक की चपेट में आने की संभावना लिए हुए रहते हैं। तो इसमें क्या मिलेगा, हमें पशु में टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा, पशु के शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आएगा। साथ साथ जो त्वचा है वो भी सूखी नजर आएगी, और इस जो पल्स रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज हमें देखने के लिए मिलेगी। तो इस स्थिति में सबसे पहले तो हमें पशु को ठंडे छायादार क्षेत्र में ले जाना है। साथ साथ हम यदि उसे ठंडे पानी पशु के ऊपर छिड़क सके तो बहुत ही अच्छा है, और तुरंत हमें हमारे नज़दीकी पशु चिकित्सालय में या हमारे जो घरेलू पशु चिकित्सक होते हैं जो हमारे रेगुलर विजिट पर आते हैं, हमारे गांव में विजिट पर आते हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। हमारे क्षेत्राधिकारी हैं, फील्ड ऑफिसर है, उनसे संपर्क करके उन्हें तत्काल बुलाना चाहिए और पशु का स्वास्थ्य परीक्षण करवा करके उचित जो उपचार है वो करवाना चाहिए। तो साथियों, इस तरह से हम देखेंगे कि 4 स्थिति बनती है, एक तो सनबर्न की हुई, एक हीट क्रैम्प्स की हुई, और एक हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रेस की, और चौथी स्थिति देखी हमने हीट स्ट्रोक की। ये 4 स्थिति बनती है जिसको हम भली भांति पूरी तरह से समझ चुके हैं कि किस तरह से हमें ऐसी परिस्थितियों से निपटना है और हमारे पशु को बचाना है। तो साथियों, ये पूरी स्थिति थी कि किस तरह से क्या होता है सन स्ट्रोक या हीट वेव, क्या होती है, क्यों डेवलप होती है, कहाँ क्या अभी मौसम बना हुआ है।
तो ऐसी परिस्थिति में पशुपालक हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें क्या करना है ऐसी परिस्थिति में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो हीट वेव चल रही है, तापमान इतना बढ़ा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए उसकी हम बात करें। तो पशुपालक भाइयों, सबसे प्रथम बात ये है कि आपको आपके क्षेत्र के मौसम विभाग जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, आजकल तो हर मोबाइल में आपके क्षेत्र का तापमान पता चल जाता है, तो आप अपना जो वेदर फोरकास्ट है कि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में अवेयर है कि और कितने दिन तक रहेगा, इसके बारे में अवेयर है। आपके बाड़े में पशुओं के लिए पर्याप्त फोडर की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप बाटा खिला रहे हो तो उसमें साल्ट और मिनरल मिक्सचर पर्याप्त मात्रा में ऐड करें, जिससे कि उन्हें बैलेंस फीड मिल सके, बैलेंस राशन मिल सके, खासकर डेयरी एनिमल को, जिससे कि वो तनाव में ना आए। हम ये कर सकते हैं कि यदि हम दूध ले रहे हैं तो कई बार मैं देखता हूँ कि दिन में हम दूध निकालते हैं, तो हमें प्रयास ये करना चाहिए जो हॉट आवर्स है, जो गर्मी का समय है, उसमें दूध दोहन को रोका जाए और डिले कर दिया जाए, थोड़ा ठंडा समय हो जाए, इवनिंग आवर्स हो जाए, शाम के समय दूध निकाले तो दूध का उत्पादन भी थोड़ा उस पर असर नहीं पड़ेगा, साथ साथ स्ट्रेस में एनिमल भी नहीं आएगा। ये हम कर सकते हैं। हम पशु को शेड में रख सकते हैं, डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें उसके शेड पे या उसके ऊपर ना गिरे। साथ साथ हम पानी के स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, जिससे कि पशु को ठंडक मिलती रहे। अभी हमारे यहाँ बोने की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि ये समर का आखिरी सीजन चल रहा है, पोस्ट समर सीजन है। लगभग पानी मानसून की भी आगमन होने की संभावना है कि मानसून भी 15-20 दिन में हमारे क्षेत्र में आ जाए। तो ऐसे क्षेत्र में हमारे पशुपालक जो भाई हैं वो हमारे खेतों का भी तैयारी भी कर रहे हैं, बोने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे डार्ट एनिमल है, जो बैल पशु हैं, उनका उपयोग भी खेतों में किया जा रहा है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो गर्मी का समय है, जैसे दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक, हम बैलों का उपयोग जुताई में या कृषि कार्य में ना करें, जिससे कि उन्हें स्ट्रेस या गर्मी या लू से हम बचा सकते हैं। पशुओं को शुद्ध ताज़ा पानी दें पीने के लिए, एटलीस्ट दिन में 4 बार पानी दें, और प्रयास ये करें कि पानी पशु के पास में रहे, ताकि उन्हें ज़्यादा दूर तक पशु को पानी पीने के लिए नहीं जाना पड़े। ये हमें प्रयास करना चाहिए। प्रेग्नेंट एनिमल जो 6 महीने से ज़्यादा है, उन्हें हमें अतिरिक्त राशन देना चाहिए, जिससे कि माता और उनके पेट में पल रहे गर्भस्थ शिशु का भी उचित रूप से पोषण हो सके। और जो शेडिंग एरिया है, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कपड़े का या कर्टेंस का या ऐसी टिम्बर्स लकड़ी का उपयोग करें, जिससे कि पशु के शेड में ज़्यादा गर्मी ना पहुँचे। हम जो उपले होते हैं उन्हें भी छत पर रख सकते हैं, जिससे कि हीट थोड़ी कम आएगी। गाय के उपले, खासकर हम गाय या भैंस का जो भी आपके पास निकलते हो, वो उपलों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, जिससे कि पशु को बचा सकते हैं। ये तो हुआ क्या करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है, क्या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें, जब हम जाते हैं फील्ड में, तो कई बार मैं देखता हूँ कि पशु जंगल में, गांव में, खेत में बंधा हुआ है। तो हमें डायरेक्ट जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आए हमारा पशु, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे सूर्य प्रकाश में नहीं बांधना चाहिए, उसे छायादार क्षेत्र में ही बांधना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कई बार हमारे जो पेट ओनर्स होते हैं, जो छोटे पशुओं को पालते हैं, वो पार्किंग एरिया में अपनी कार में डॉग्स को छोड़ देते हैं। तो ये गलती कदापि ना करें, क्योंकि जब बंद हो जाएंगे तो कांच में जब सूर्य प्रकाश अंदर जाएगा तो बहुत गर्मी होती है, और जब टेम्परेचर 50 से ऊपर जाता है तो हमारा शरीर की मेटाबॉलिज्म क्रिया रुकने लग जाती है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास में पशु बहुत सारे हो जाते हैं और छायादार स्थान कम पड़ता है, तो वो एक ही कमरे में बहुत सारे पशुओं को
बांध देते हैं या इकट्ठा कर देते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए हमें, और ओवर क्राउडिंग जो होती है, ज़्यादा पशुओं को एक जगह पर नहीं बांधना चाहिए, जिससे भी काफ़ी हद तक हम गर्मी की इस हीट वेव वाली स्थिति से बच सकते हैं। साथियों, ये सामान्य जानकारी है, प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों के बीच में ले जाएंगे, साथ साथ उनके साथ चर्चा करेंगे और संगोष्ठियाँ भी करेंगे कि हमें किस तरह से पशुओं को इस गर्मी वाले सीजन में बचाना है। बर्ड्स हुआ, बर्ड्स के लिए तो आप सकोरे, पानी के अपने बाहर यदि कोई पौधा हो, पेड़ हो, तो पेड़ों के ऊपर आप पानी के बाउल्स टांग सकते हैं, बॉटल पुरानी काट के टांग सकते हैं, मटके टांग सकते हैं, जिससे कि पक्षी भी इस गर्मी के सीजन से, इस हीट वेव वाले सीजन से खुद को बचा सकते हैं। तो ये सारी बातें थी, सामान्य अवेयरनेस वाली थी। तो सावधानीपूर्वक अपने पशुओं को उचित देखभाल के साथ में पशुपालन को आगे बढ़ाएं, और आपका उत्पादन भी प्रभावित न हो, ऐसे में कामना करता हूँ, और आपके पशु लंबी उम्र के साथ आपके साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।